बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान ख़ान का टाइटैनिक जिस रफ़्तार से डूब रहा है उसी रफ़्तार से उसकी मायूसी बढ़ती जा रही है और मायूसी के आलम में उसने पार्टी के रहनुमाओं से ऐसी फरमाइश की है जिसका पूरा करना उनके बस में नहीं। और फिर आपको ये बात सुनकर भी लुत्फ़ आएगा कि वो फरमाइश किन लीडरों से कर रहा है और जिस वकला तहरीक के लिए इनकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं उन वकलात की तादाद कितनी है और वो क्या तहरीक चला सकते हैं। फिर जजों के इस्तीफ़े की कहानी क्या है, उन्हें इस्तीफ़े का मशवरा किसने दिया और क्या वाकई वो सैकड़ों की तादाद में, जिस तरह की पीटीआई दावा कर रही है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पुख्तूनख्वा की हाई कोर्ट्स के अलावा इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के अलावा मातहत अदालतों से भी जजों की सैकड़ों की तादाद में इस्तीफ़े के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी गई है और ये सैकड़ों की तादाद में इस्तीफ़े आएंगे। 8 फितना जजों पर फ़र्द जुर्म एक लिहाज से साबित हो गई है और उनकी एक जो शामत अमाल है अब वो ज़्यादा यकीनी हो गई है। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इरफ़ान सिद्दीकी का जो खिताब है उसमें उन्होंने जजों को सज़ा देने का इशारा किया है। इस इशारे पर ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं दी गई, हालांकि ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में सज़ा देने का इशारा था। और फिर पाकिस्तान के लिए IMF के किस्त मंजूर हो गई जिससे PTI के अंदर मायूसी की लहर ज़्यादा शदीद हो गई और साथ ही एशियन बैंक की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई है कि पाकिस्तान की माशी ग्रोथ रेट जो है नए माली साल में ये 3.2 और 3.4 के दरमियान हो जाएगी, जबकि इमरान ख़ान के दौर में ये शरह 0.2% तक गिर गई थी, यानी कि मनफी तक मामला जा पहुंचा था। 0.2 का मतलब ये होता है कि 1 का 5वां हिस्सा, तो ये हद होती है, यानी इसके बाद तो फिर मनफी का मामला ही रह जाता है। तो वो सूरत हाल बदल गई है। ये हमारी मेन स्टोरीज़ हैं और इसके अलावा मरियम नवाज़ साहब के लिए एक मशवरा है कि वो ये काम ना करें। अच्छा खैर, टाइटैनिक डूब रहा है वो सबको नज़र आ रहा है और अब आइनी तरामीम के लिए जिस तरह इरफ़ान सिद्दीकी ने अपने खिताब में इशारे दिए हैं उसमें उन्होंने जजों को एक वाज़ेह तौर पर तंबीह की है और कहा है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए पार्लियामेंट की अथॉरिटी को हम आप पर कुर्बान नहीं कर सकते। आइन हम बनाते हैं, आप नहीं। आप आइन ना लिख सकते हैं, ना उसमें तरमीम कर सकते हैं, ना आइन में किसी तरमीम को जो पार्लियामेंट ने की हो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये साफ अल्फाज में उन्होंने जजों को एक वजाहत दे दी है। तो ये सूरत हाल जो है जजों की, जो मैं थोड़ा आगे चलकर भी उसकी वजाहत करूँगा कि जजों की पोजीशन क्या है। तो इमरान ख़ान को अंदाज़ा हो गया कि अब उसके पास 15-20 दिन हैं, अगर इस दौरान वो इनकलाब ला सकता है तो ले आए। अगर इन 15-20 दिनों में इनकलाब नहीं आता तो फिर वो मारा जाएगा और बहुत बुरी मौत, सियासी मौत कह लें, बल्कि कुछ लोग तो इसे लुग़वी मौत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। तो सियासी मफ़हूम के हवाले से इसकी जो यकीनी मौत है वो इससे नज़र आ रही है। तो मायूसी के शदीद आलम में मायूसी की कैफियत जब इंतहा को पहुंचती है तो फिर वो आदमी के अंदर या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो गैर हकीकी ख्वाहिशें अपनी ज़ुबान पर ले आता है, ऐसी ख्वाहिशें जो कि कोई भी सेन आदमी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता। मसलन अब इसने अपनी क़यादत को, और जो क़यादत का मसला है वो भी पुरलुत्फ़ है, वो जिनको ये क़यादत हम समझते हैं वो तो अब जेल में कम जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो सुनी अनसुनी करके आ जाते हैं। अब इमरान ख़ान का सारा इन्हिसार क़यादत, जिस क़यादत पर है, उनके नाम आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी और हंसी निकल जाएगी। उनमें एक तो गंडापुर है जो कि 0/0 साबित हुआ है। इसने जितने भी दावे किए थे आज तक उनमें से किसी एक दावे में भी पूरा नहीं हो सका। और इसका एक दावा मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इसने इमरान ख़ान की इस फरमाइश करके 1 लाख बंदा लेकर तुमने लाहौर आना है। इसने कहा था कि जनाब 1 लाख तो नहीं लेकिन 30,000 की गारंटी देता हूँ, 30,000 की। और फिर जब ये लाहौर पहुँचा तो इसके साथ कितने थे? 1500 आदमी थे, यानी 30,000
और 1500 की निस्बत तनासब आप ख़ुद तय कर लें। ये भी नहीं हुआ कि 3000 आदमी ले आता। अगर 3000 आदमी भी ले आता तो चलिए एक अजरा है लतीफ़ाबाजी हम ये कह सकते थे कि 30 ही थे, सिफर झड़ गया। 30,000 थे लेकिन सिफर झड़ गया और 3000 रह गए, लेकिन यहाँ तो सिफर झड़ने का मसला भी नहीं है। तो ये गंडापुर। और दूसरा सलमान अकरम राजा जो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में ठीक तरीके से दलील दे सकता है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई माकूल तरीके से बात कर सकता है, और जिसका सियासत का कोई तजुर्बा ही नहीं है, और जो इतना बड़ा अहमक और धोखेबाज, अहमक मैं कहूँगा कि इसने इंतखाबी मुहिम के दौरान इसका एक जुलूस बड़ा मशहूर हुआ था। ये अकेला जीप पर था, अपनी गाड़ी पर साथ 2-3 वर्कर भी थे, लेकिन एक अकेली जीप थी। सड़क उस रोज़ खाली थी, कोई छुट्टी का दिन था या क्या चक्कर था, सड़क उस रोज़ खाली थी। तो खाली सड़क पर ये दोनों हाथों से हाथ लहरा लहरा कर किसी ख्याली मखलूक के सलाम का जवाब दे रहा था। और ये फ़िल्म उसने खुसूसी आर्डर पर बनवाई थी कि ये फ़िल्म हम जब रिलीज़ करेंगे तो ज़ाहिर लोग यही समझेंगे कि सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोग नारे लगा रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब इनका जवाब दे रहे हैं। तो सलमान अकरम को इतनी अकल ना आई कि कैमरा सिर्फ उसके अपने पार्टी के आदमी के पास नहीं है जो इसकी फ़िल्म बनाएगा, दाएं बाएं कुछ और लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन मौजूद होंगे। तो वहाँ जो 2-3 सहाफ़ी और थे इनके साथ, तो उन्होंने दाएं बाएं की फ़िल्म भी दिखा दी कि सड़क पर कोई आदमी नहीं है, कुछ छुट्टी का दिन था या अभी बाज़ार खुलने में कुछ वक्त था या क्या चक्कर था। बहरहाल वो सड़क इत्तेफाक से बिल्कुल खाली थी, और ये किसी हजूम की गैर मौजूदगी में दोनों हाथ हिला हिला कर उसके इस गैर मौजूद हजूम के पुरजोश नारों को जवाब दे रहा था। ये तो था ड्रामा, लेकिन इस ड्रामाबाज को इतनी भी अकल नहीं थी कि दूसरे 2-3 जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, उनमें से किसी ने भी फ़िल्म बनाकर अपलोड कर दी तो इज़्ज़त का कबाड़ा निकल जाएगा, और इज़्ज़त का कबाड़ा फिर निकला। और तीसरा कौन है? वो पंजोथा। तो ये पंजोथा और सलमान अकरम राजा तहरीक चलाएंगे, और तहरीक चलाने के लिए इसने कहा है कि ये आखिरी मौका है। जुम्मा हफ्ता इतवार, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, इन 4 दिनों में ऐसी 3 दिनों में ऐसी क़यामत बर्पा करो कि ये हुकूमत का तख्ता 15 दिन के अंदर अंदर उलट जाए। अच्छा, ये आपको सुनकर हैरत होगी और हंसी आएगी कि ये इसने क्या कहा है, लेकिन ये इसने दूसरी मरतबा कहा है। पिछली मरतबा ये जो लाहौर में जलसा हुआ था, 22 तारीख को जलसा हुआ था, 21 तारीख को हुआ था, उस जलसे से पहले भी इसने यही आर्डर दिया था कि जलसा बहुत बड़ा होना चाहिए। मीनारे पाकिस्तान में जितना जलसा हुआ था वो 2012, 13 या 14 का पता नहीं किस साल का हुआ था, वो जो जनरल पाशा ने कराया था, उतना बड़ा जलसा होना चाहिए। और उस जलसे के बाद तमाम लोग लाहौर के सड़कों पर फैल जाएं और इनकलाब बर्पा कर दें। और फिर जब इस इनकलाब की यानी लाहौर पर कब्ज़ा हो गया, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग पर कब्ज़ा हो गया, हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर कब्ज़ा हो गया, गवर्नर हाउस की बिल्डिंग पर कब्ज़ा हो गया, तमाम सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा हो जाएगा, तो उसकी जब फिल्में सोशल मीडिया पर चलेगी तो फिर कराची, पिंडी, पेशावर और दूसरे मुल्तान, हैदराबाद, सब जगह लोग निकल आएंगे और सरकारी इमारतों पर कब्ज़े कर लेंगे और इनकलाब आएगा। और इसने ये बात पूरी संजीदगी से की थी, और ये इसका बयान जो छपा भी था मुलाकात के हवाले से, तो उसमें ये सारी तफसील तो नहीं थी, लेकिन ये था कि लाहौर के जलसे के रोज़ बांग्लादेश का माहौल बनना चाहिए लाहौर में 21 तारीख को। और जो फिर माहौल उस दिन बना वो अलग बहस है कि कुछ भी नहीं बना, जलसा ही नाकाम हो गया। नाकाम किया, वो जलसा गाह ही खाली रही। लेकिन मैं ये जलसा की नाकामी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसने यानी मायूसी की हद तक पहुँचकर ये इतना गैर हकीकी हो गया है कि इसने ये कह दिया कि ये जलसा इतना बड़ा होना चाहिए कि इसकी कोख से उसी रोज़ रात तक इनकलाब फ्रांस बर्पा हो जाए। अब ये जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार का मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जुमेरात जुम्मा यानी आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में ऐसा कुछ करो कि इनकलाब आ जाए। और किससे कहा है? पंजोथे से और सलमान अकरम राजा से और इस तरह के दूसरे लीडरों से। तो बाकी लीडर तो अब वो इससे करनी कतरा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये पागल हो गया है, बेइज्जती भी करता है। लाहौर के जलसे पर इसने बड़ी बेइज्जती की है अपने पार्टी लीडरों की, जो इससे मिलने गए और बड़ी मायूसी का इजहार किया कि ये क्या जलसा किया तुमने। तो इसके बाद, इस जलसे की नाकामी के बाद और अवामी मूड देखने के बावजूद इसने आज, कल और परसों 3 दिन इनकलाब लाने के लिए दे दी है पार्टी क़यादत को। तो आप देख लीजिएगा। और वकला तहरीक का मामला ये है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक सूबे की हुकूमत ने दूसरे सूबे के वकीलों को पैसे दिए
कि जनाब कोई बड़ा कन्वेंशन करो। 3 करोड़ रुपए की, ये खबर पुरानी है, मैं को ब्रेक नहीं कर रहा, खबर पुरानी है, लेकिन इस तसलसल में इसका जिक्र कर रहा हूँ कि 3 करोड़ रुपए इसने तकसीम किए। वो जो एक इनका है ना बड़ा खड़ूस किस्म का बाबा, बड़ा यानी चुप चपीता रहने वाला, लेकिन अंदर ही अंदर से बड़ा कड़ू किस्म का आदमी है, हामिद खां, उसको 3 करोड़ रुपए दिए, ज़ाहिर उसने बांटे होंगे। तो इन 3 करोड़ रुपयों के इवज़ जो कन्वेंशन हुआ लाहौर में, उसमें 250 वकील शरीक थे। तो गोया कि 3 करोड़ में 250 वकील आए। तो अब तकसीम कीजिए 3 करोड़ पर 250 को, फ़ी कस एक वकील कितने पैसे में पड़ा, कितने पैसों में पड़ा। ये कन्वेंशन इनका नाकाम हुआ और पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन से राब्तों की इनकी मुहिम बहुत मायूस कुन रही है। और इशारे यही हैं कि तमाम वकला तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक चलाने से इनकार कर दिया है, सवाए PTI के रहनुमाओं की बड़कों के, कि वकला आ जाएंगे। एतजाज़ हसन जैसे लोग, वो ये कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को लोग भूल जाएंगे, उस पर एक अलग से बात हो सकती है। लेकिन इन बयानात और बड़कों के अलावा ग्राउंड पर वकीलों की कोई तहरीक चलती हुई नज़र आती है, ना ही कोई इनका बड़ा जलसा होता हुआ नज़र आता है, और अवामी तहरीक का तो कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। अच्छा, जजों का मसला देखिए। अब इरफान सिद्दीकी ने एक बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा मैं भी कहने वाला था कल के प्रोग्राम में, लेकिन वो प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो बहुत सारे पॉइंट, ये 10-12 पॉइंट लिखे होते हैं, वो नहीं आ पाते एक प्रोग्राम में। तो इसने इमरान खान ने एक बयान जो अपना गुफ्तगू की, उसमें कहा कि हम मंसूर शाह इसको चीफ जज बनाने की हमायत करते हैं। तो इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये जनरल फैज़ बनाने की कोशिश कर रहा है मंसूर को। मतलब ये था मुहज़्ज़ब अंदाज में कि जिस तरह जनरल फैज़ का बेड़ा गर्क किया, और इसी तरह ये मंसूर का बेड़ा भी इमरान खान ने गर्क कर दिया है। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि अगर इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ लगाने की ज़िद ना करता तो फैज़ भले से आर्मी चीफ़ ना बनता, लेकिन आज भी फ़ौज में होता, जनरल होता, और अपने टाइम पर रिटायर होता, या शायद, अगर मुझे उसकी सही मुद्दत याद नहीं कि उसकी मुद्दत कब ख़त्म हुई, लेकिन वो यानी अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होता, ना कि जलील और रुसवा होकर रिटायर होता। और उसने इस्तीफ़ा दिया ना, अगर इस्तीफ़ा नहीं देता तो शायद मेरे ख्याल में उसके 2-3 साल बाकी थे, मुझे सही पता नहीं है। तो वो यानी फ़ौज में रहता, और रिटायरमेंट के बाद उसके नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लिखा जाता। अब वो नहीं लिख सकता, इससे हटाया गया, और अब ये इसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो कोर्ट मार्शल के बाद इसके साथ जो होना है वो, यानी इमरान खान ने जनरल फैज़ को फ़ौजी जनरल भी नहीं रहने दिया। इसी तरह अब ये मंसूर शाह, इसका भी इसे सत्यानाश कर दिया, और मंसूर शाह के सितारे क़तई तौर पर गर्दिश में आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से जिन 9 सवालों का जवाब मांगा था, आपको याद होंगे कि इन्होंने जो वजाहतनामा जारी किया है उसकी आइनी, कानूनी, अदालती पोजीशन क्या है। तो वो 9 सवाल पूछे थे, उन 9 सवालों का जवाब रजिस्ट्रार ने बाज़ाब्ता तौर पर दे दिया है, और ये जवाब एक तरह से उस फ़र्द जुर्म की तस्दीक है जो काजी फ़ाइज़ ईसा के सवालनामे में सवालों की शक्ल में मौजूद थी वो फ़र्द जुर्म। रजिस्ट्रार ने हर सवाल का जवाब नफ़ी में दिया है। उसने बताया है कि कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई, कोई रिट पिटिशन नहीं आई, कहीं किसी कमरा अदालत में समाअत नहीं हुई, फ़ैसला सुनाते वक्त भी किसी चैम्बर का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये जो वजाहत थी ये भी रजिस्ट्रार ऑफिस को मालूम नहीं, उसकी कापी रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भेजी गई, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। किस्सा मुख्तसर ये है कि 9 के 9 सवालों के जवाब ना में, यानी कि 9 सवालों पर जो दरअसल इन 8 जजों पर फ़र्द जुर्म की 9 शिकें थी, 9 की 9 शिकों की तायीद कर दी है रजिस्ट्रार के बयान ने। और रजिस्ट्रार के बयान की अहमियत ये होती है कि वो जो जवाब देता है उसको वो अपने पास मौजूद रिकॉर्ड की रोशनी में देता है। तो रिकॉर्ड की रूह से इन जजों की ये शामत आ गई है। एक तरफ ये फ़र्द जुर्म है, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी का वो फ़िक्रा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया और जिसको ज़्यादा हाईलाइट मीडिया में नहीं किया गया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अमेरिका में तो सेनेट जजों को इस तरह के मिसकंडक्ट पर सज़ा भी दे देती है। अमेरिकी सेनेट
इस तरह के कंडक्ट पर जजों को सज़ा भी सुना देती है। हम इस तरह नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर ना करें। अब इस फिक्रे का सीधा साधा तर्जमा ये है कि अगर आप मजबूर करते हैं तो फिर हम भी वही करेंगे जो अमेरिकी सेनेट करती है, यानी आपको सज़ा देंगे। नाज़रीन, मुझे तो इन 8 जजों को सज़ा मिलते हुए नज़र आती है, इल्ला ये है कि इनमें से कोई 2-4 तौबा ताइब हो जाए, कोई माफ़ीनामे पेश कर दे। अच्छा, अब एक स्टोरी जो पीटीआई की तरफ से ज़्यादा फैलाई जा रही है, लेकिन कुछ दूसरे मीडिया पर्सन भी जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि जजों के इस्तीफ़े आने वाले हैं। और पीटीआई के हलकों का दावा है कि ये इस्तीफ़े सैकड़ों जजों के होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अलावा मातहत जजों के भी। तो इसमें पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ कि पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये इस्तीफ़ों की कहानी चली कहाँ से। ये जज जो 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, फिर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले हैं, फिर कुछ लाहौर, पेशावर और कराची के हैं, बल्कि कराची पेशावर तो खैर बाद में ज़िक्र आते हैं ज़्यादा, ये इस्लामाबाद और सुप्रीम। तो ये जज पहले जनरल फैज़ से बराह रास्त हिदायत लेते थे, ये सुना गया है और इस बात के शवाहिद इदारों के पास मौजूद है। ज़ाहिर है वो फैज़ 8 सब के सब जजों से तो बात नहीं करता था, 1-2 जजों से उसके राब्ते होते थे। एक तो वही जो अमेरिका गया और अमेरिका जाकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें भी की और वो हर जो भी है। तो अब फैज़ तो हो गया अंदर। अब इमरान ख़ान अपने उन वकीलों के ज़रिए जो उससे मिलने जाते हैं, उन वकीलों के ज़रिए इन जजों को हिदायत देता है और उसी ने ये कहा कि इस्तीफ़े दे दो, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, रियासत भी ख़त्म हो जाएगी। यानी उनका ख़्याल है कि जब हज़ारों सैकड़ों जज जब इस्तीफ़ा देंगे तो ये आलमी ख़बर होगी और दुनिया में अपनी नौइयत की पहली ख़बर होगी कि एक मुल्क के इतने तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये इमरान ख़ान की वही हमाकत वाला मशवरा है। जब उसने देखा कि मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, आदम एतमाद कामयाब हो गई है, वापसी की उम्मीद नहीं, तो इसने पंजाब और पुख्तूनख्वा असम्बलियों को तोड़ दिया और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। तो ये वही गलती इन जजों से करवाने जा रहा है और जिस तरह इसने अपना बेड़ा गर्क किया और जिस तरह जनरल फैज़ का बेड़ा गर्क किया, इस तरह ये इनका भी बेड़ा गर्क कराएगा। तो ये तो है ख़बर। और जो इतला है जो मेरे अंदाज़े पर मबनी है वो ये है कि अव्वल तो ये जज मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, और अगर मुस्ताफ़ी होंगे, एक अंदर की बात भी मैं बताऊँगा, और अगर मुस्ताफ़ी होंगे तो उनकी गिनती 10 से 12 के दरमियान रहेगी और में ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होंगे। बाकी मातहत जजों में शायद ही 2 या 3 इस्तीफ़े देने वाले होंगे जिनके सामने पूरा कैरियर पड़ा है। वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब अंदर की ख़बर क्या है? अंदर की ख़बर एक ये है कि इन जजों की तरफ से बहरहाल ये बात यानी सही है, साबित इसकी तस्दीक हुई है कि इन जजों ने बिलवास्ता तौर पर हुकूमत को ये पैगाम भिजवाया है कि हम, अगर आपने हमें दीवार से लगाया तो फिर हम इस्तीफ़ा देंगे। तो भाई इस्तीफ़ा दोगे तो हुकूमत का क्या नुकसान करोगे, हुकूमत का तो फ़ायदा करोगे। वो नए जज ले आएगी, ये गंद निकल जाएगा सारा जो फैज़ ने डाला था दिलिया में। लेकिन मज़े की बात यह है कि हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल था इस इत्तला मिलने पर, वो एक ज़ेरे लब बल्कि बालाए लब मुस्कुराहट के साथ कुछ इस तरह का था कि यार देखो कहीं अब वादे से मुकर ना जाना, यानी ये जो तुमने कहा है ना कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तो ऐसा ना हो कि कल को मुकर जवाब दे ही दो इस्तीफ़े। ये अल्फाज तो ये नहीं थे, लेकिन जो उनको हुकूमत की तरफ से एलची को जो जवाब मिला उसका मफहूम यही था। तो ये इस मफहूम को सुनकर इन्हें ठंडे पसीने आ गए और सारा जो जोश था वो झाग की तरह अब बैठ गया। तो इन जजों ने खैर बहुत गंद चलाया है। अच्छा, अब आखिरी खबर सुनाने से पहले मैं मरीम नवाज़ साहबा को एक मशवरा देना चाहता हूँ। उन्होंने कल अपने ख़िताब में अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया और कहा कि वो पंजाब आया, उसने गुंडागर्दी की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा या दंदान शिकन जवाब मिलेगा, इस तरह की बातें की। तो इसमें ये अर्ज़ है कि गंडापुर अगरचे वज़ीर आला है, लेकिन वो इस कैलिबर का नहीं है कि मरीम उसे जवाब दे। मरीम को गंडापुर की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। अपने पंजाब हुकूमत के तर्जमान की ड्यूटी लगाएं, किसी वज़ीर इत्तलात की ड्यूटी लगाएं, किसी की ड्यूटी लगा दें कि वो गंडापुर की बकवासात का मुनासिब सा मुख्तसर सा जवाब ज़रूर दे। कोई भी इसकी बकवास जवाब दिए बगैर नहीं रहनी चाहिए।
लेकिन मरियम को उसका ज़िक्र अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, वो उसका कैलिबर नहीं है। वो एक बाजारू गुंडा है, एक छोटा सा लोफर है जिसको हालात ने वज़ीर आला बना दिया, और फिर जिस तरह वो सूबे को चला रहा है आप जानते हैं, और उसकी औकात क्या है वो भी आप जानते हैं। सब दुनिया जान चुकी है उसकी औकात क्या है। 3000 बंदे तो वो इकट्ठे नहीं कर सकता, और उसकी औकात वो पंजाब पर हमला करने की है। क्या वो ख़ुद को अहमद शाह अब्दाली समझता है और पंजाब को मराठों का मुल्क, मराठा यानी महाराष्ट्र समझता है? और क्या लाहौर में कोई पानीपत का मैदान है? न उसकी औकात है इस तरह की सोच की। वो उसको जवाब बहरहाल आइंदा से मेरा ख़्याल है कि कम से कम मरियम नवाज़ साहबा को इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। आखिरी बात, पीटीआई के दम तोड़ते अरमानों पर एक और नापाम बम या क्लस्टर बम के IMF ने किस्त मंजूर कर ली है, और पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़दशा अब कई बरस तक नज़दीक फटकने का इम्कान नहीं है। और आलमी इदारों ने, एशियाई तरक्याती बैंक ने और दूसरे इदारों ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो अगले साल, अगले माली साल, मतलब ये है कि इन्हीं 12 महीनों के अंदर अंदर 3.4 या 3.2 के दरमियान होने की तवक्को की है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नवाज़ शरीफ साहब जब गए थे तो 5+ थी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, जो इमरान खान ने 0.2 कर दी, यानी 1 पॉइंट का भी 5वां हिस्सा तकरीबन मनफी के करीब ले गया। डॉलर जो है मुस्तहकम है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, महंगाई में अभी कमी नहीं आई है। ये हुकूमत के दावे झूठ हैं कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन मजमूई तौर पर मईशत का इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। और इस दौरान जो हुकूमत की ज़्यादतियाँ हैं, गलत माशी पॉलिसी हैं, उन पर तनकीद भी करते रहना चाहिए। वो भी किसी प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करूँगा। कई काम हुकूमत ऐसे कर रही है जो जुल्म के दायरे में आते हैं, जो आवाम को रिलीफ़ देने की पॉलिसी की नफ़ी हैं, और भी कई मामलात हैं। लेकिन जो व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान की माशी हालत ना सिर्फ ये कि स्टेबल हो गई है, बल्कि अब अपवर्ड उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है। और ये बात PTI के लिए कितनी जानलेवा है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।